जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पीवाई क्वेश्चनों के बारे में। सीटेट परीक्षा 2026 में जो एग्ज़ाम होना है उसमें जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, यानी कि पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान का पोर्शन होता है, उसमें हम आपकी 60 पीवाई के क्वेश्चन लेके हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं साल दर साल, और अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो उसका मेथड जरूर रिपीट होता है। तो ठीक है, तो 2026 की परीक्षा के लिए यह पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 60 पीवाईक्यू क्वेश्चंस। चलिए, यहाँ पर पहला खंड होगा इतिहास का। भाग एक इतिहास। इतिहास से 15 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? क्या कालीबंगा, लोथल, रोपण या फिर मोहनजोदाड़ो? तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? लोथल। कौन सा? लोथल जो है कालीबंगा का हड़प्पा सभ्यता का आपका बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस शब्द उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है यह शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या छांदोग्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट जरूर किया करिए। जैसे यहाँ 2 है, 2 का ए है तो 2 का ए नीचे आप कमेंट करिए, 2 का बी है तो 2 का बी नीचे कमेंट करिए। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिखिए और नीचे आप टाइप करते रहिए। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते जो शब्द है ये किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के जो अभिलेख थे उनको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने, अलेक्जेंडर कंगिम ने, जॉन मार्शल ने या फिर व्हीलर ने? तो सही जवाब यहाँ पे जो अशोक के अभिलेख थे इसको किसने पढ़ा था? तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस, यानी कि ऑप्शन ए आप सही लगाएंगे। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने जो अशोक के श्लोक रहे हैं अभिलेख इसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक यानी कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्या किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी है, मेगस्थनीज ने, सिलुकस ने या फिर फाहियान ने? तो इंडिका लिखी किसने है? सही जवाब हो जाएगा आपका मेगस्थनीज ने का। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? तो कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है कि कई बार हमने इसको आपके पीवाई क्वेश्चन में शामिल भी किया है। तो क्या बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर फिरोज शाह तुगलक ने? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ा दागने की प्रथा कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने? क्या अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, फिर औरंगजेब ने? तो मनसबदारी प्रथा कौन लाया था मुगल काल में? सही जवाब है आपका अकबर। ठीक है, अकबर लाया था और अकबर ने दीन इलाही धर्म को भी चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति हुई है, क्या डलहौजी था, कैनिंग था, रिपन था या फिर करजन था? तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना क्या आपका? ऑप्शन ए कहता है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर अगर बात आए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट, भीम जो है भीका कामा जी या फिर आपके विजय लक्ष्मी पंडित? तो यहाँ पर न भारतीय दिया है न विदेशी दिया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगर पूछता भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो ये सरोजिनी नायडू लगाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो करो या मरो का सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू? सही जवाब यहाँ पर क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ, महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो क्या 1920, 19, 21 या 22? तो सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके ऊपर अब स्पेशल वीडियो पे चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या
बी आर अम्बेडकर हैं, ज्योतिराव फुले हैं, राधा स्वामी नायर हैं, महात्मा गांधी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा यहाँ पर ज्योतिराव फुले, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण किन शासक ने करवाया? चालुक्य ने, पल्लव ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी शक्तियां शामिल थी? तो कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। कन्नौज का जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था कन्नौज की सत्ता हासिल करने के लिए, उसमें कौन कौन शामिल था? क्या ऑप्शन ए कह रहा है पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल चोल गुर्जर, चोल चेर पांडे, या फिर चालुक पालो राष्ट्रकूट। तो देखिए कन्नौज के लिए बात आती है कन्नौज की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन किसके साथ जाएंगे आप? ए के साथ जाएंगे। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में या इनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला कन्नौज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट। ठीक है, कालीकट पर वास्को डिगामा भारत कब आया था? यानी कि आपसे ये पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया, या कालीकट बंदरगाह पर कब उतरा? ठीक है, तो केरल का यह बंदरगाह था कालीकट। ठीक है, यहाँ पर क्या 1492 में, 1498 1500 1526 में कब भारत आया था वास्को डिगामा? तो सही जवाब क्या बताएंगे? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। भारत में सब किस स्थान पर आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर, जो कि केरल में है। राजा जम्बोजिन के घर यहीं से गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होता है आपका जियोग्राफी का पोर्शन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो टोटल ग्रह कितने हैं आपके? टोटल 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह की बात करता है तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो सही जवाब किसके साथ जाएंगे आप? बृहस्पति के साथ। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, चमकीला, जो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, भोर का तारा शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल के कारण, ओजोन परत के कारण, या हरियाली के कारण। तो सही जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पानी की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अधिकतम भाग पर, जो पृथ्वी का अधिकतम भाग है वहाँ उसमें क्या है? पानी है। तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर जल को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा था, तो वहीं से आप बताइए, हरा, नीला, भूरा या पीला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मानचित्र पर अगर जल को दर्शा रहे हैं तो नीला रंग कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला कहते हैं। यानी कि जो नीला होगा वो कौन सा होगा? पानी का रंग नीला होगा। यानी कि आकाश से जब आप देखते हैं पृथ्वी की ओर तो आपको जो है जल का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा आपका? ऑप्शन ए कह रहा है 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 1 दिसंबर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 5 जून। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मृदा, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो ओजोन गैसें किस में पाई जाती हैं? ओजोन परत किस पर पाई जाती है? किस परत में? क्या क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, मध्यमंडल या आयन मंडल? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समय सीमा रेखा क्या है? तो समय सीमा क्या? 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम, 82 डिग्री 8:30 पूर्व, 82 डिग्री 30 पश्चिम, 23 डिग्री 30 उत्तर, या 0 देशांतर। तो सही जवाब इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे आप। ठीक है, किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए मतलब 82 डिग्री 30 पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने हर बार आपको बताया है। आपका हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सतपुड़ा। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? आपका अरावली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? क्या आपका थार का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल, गोबी का, या फिर कालाहारी का? सही जवाब हो जाएगा आपका सहारा का मरुस्थल। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूँ, चना, धान या फिर सरसों। तो खरीफ फसल यानी कि जो फसलें पानी में होती हैं, तो पानी वाली फसल कौन सी है इसमें? चावल हो जाएगा। ठीक है, धान की फसल। और गेहूँ कैसी फसल है? गेहूँ आपकी रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है। नेक्स्ट है आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है?
तो जो चिल्का सबसे बड़े पानी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। यहाँ पूछा है किस राज्य में है, तो क्या पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा में। चिल्का जो है सबसे खारे पानी की झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी, मंडल, क्रोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या आ जाएगा, इसमें आप सी के साथ जाएंगे, यानी क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा किस देशांतर पर होती है, तो भूमध्य रेखा किस देशांतर पर स्थित है। आपसे कह रहा है क्या, 0 देशांतर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो होती है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ये क्या होती है, ये 0 डिग्री होती है। क्या 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और जो है 0 देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो 23.5 डिग्री होती है नॉर्थ में, ये होती क्या आपका कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। ये क्या होती है, ये होती है आपकी मकर रेखा। ये होती है आपकी आर्कटिक रेखा। अगर यहाँ पर 66.5 साउथ हो जाता तो अंटार्कटिक हो जाता, ठीक है। तो ये रेखाएं होती हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे जो ऐसा कुछ ग्लोब बनता है, ग्लोब ऐसा कुछ बनता है ना, तो जो यहाँ पर ऐसे बनेगी, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 0 देशांतर, ठीक है। ये 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी, ये आपकी कर्क रेखा हो जाएगी, ठीक है, 23.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री ये जो ऊपर होती है, ये हो जाएगी आपकी आर्कटिक, ठीक है। ये जो 23.5 डिग्री हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी 23.5 डिग्री साउथ, ये हो जाएगी मकर। और ये 66.5 डिग्री, ये क्या हो जाएगी आर्कटिक हो जाएगी। तो ये 23.5 डिग्री हो जाती है आपकी नॉर्थ, यानी कि ये क्या है, ये कर्क है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, ये हो जाएगी आपकी मकर, ठीक है। ये 66.5 डिग्री हो जाएगी आपकी, 66.5 डिग्री, ये आर्कटिक हो जाएगी। कौन सी, आर्कटिक, ठीक है। ये 66.5 डिग्री क्या हो जाएगी, 66.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये हो जाएगी अंटार्कटिक। कौन सी, अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये होती है रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब आया, यानी कि प्रोजेक्ट के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो 70 में, 72 में, 73 में या 80 में। तो सही जवाब है आपका 1972 में। कब, 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर जारी हुआ, यानी कि जो टाइगर का संरक्षण है, टाइगर को बचाना, ये कब स्टार्ट किया गया, तो ये हुआ 1972 में। सर्वाधिक टाइगर वाला जो है राज्य कौन सा है, तो यह है आपका एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। और सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन है, आपका मध्य प्रदेश। ये नेक्स्ट है आपका, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, और गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा, ताप्ती। तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ये नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 21%, 0.03%, 78 या फिर 50%। ये हो जाएगा सही जवाब 78% वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन 21%, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पॉलिटी और सिविक्स का पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन पॉलिटी और सिविक्स के होंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, क्या जवाहरलाल नेहरू को, अम्बेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद को, या महात्मा गांधी को। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब किसके साथ जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। जो आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन किस संशोधन में जोड़े गए हैं, क्या 42वें में, 44वें में, 73वें में, फिर 86वें में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा आपका, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 42 में हो जाएगा आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं किसके अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है,
तो जो मौलिक अधिकार हैं किस भाग में है आपका, भाग भाग 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार भाग 3 में है और आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना। तो क्या 19, 21, 21A या 32, तो किसके अंतर्गत बना है। सही जवाब हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार की बात आई है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सॉरी शिक्षा का अधिकार जो है आरटीई यह अनुच्छेद 21A में है। यह जो 86वां संविधान संशोधन है जो कि आपका कब आया था, ये 2002 में आया था, ठीक है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा का मतलब सांसद का जो चुनाव लड़ते हैं उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21, 25 या फिर 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा आपका 25 वर्ष। लोकसभा हो या विधानसभा दोनों की इलेक्शन लड़ने की आयु जो होती है वो 25 ईयर्स होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति की होती है, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए मिनिमम 35 वर्ष होगी, कितनी 35 वर्ष, और बाकी के 25 वर्ष। वोट देने का अधिकार कितने वर्ष में मिलता है, 18 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन। तो देखिए यहाँ पर जो जाता है राज्यसभा के लिए, हमने कई बार बताया राज्यसभा मतलब 6 वर्ष, बाकी आपका लोकसभा हो विधानसभा हो सब 5 वर्ष जाएगा, लेकिन जब राज्यसभा की बात आए तो ये 6 वर्ष का जाता है। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या राजस्थान में लागू हुई, आंध्र प्रदेश में, गुजरात या महाराष्ट्र। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है, अंत ये किस में है, अनुच्छेद 16, 17, 18, 23। तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति हो अपना त्यागपत्र किसको देगा, क्या प्रधानमंत्री को देगा, न्यायाधीश को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा या फिर लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो आपस में अदला बदली करते हैं। बात आएगी जब कभी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करते हैं। बात आए कभी कि उपराज्यपाल की नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आपातकाल कौन घोषित करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी कि PIL किस देश की न्याय व्यवस्था से प्रेरित है। तो क्या ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका, USA से प्रेरित है, ठीक है। और जो आपके संविधान में अधिकतम चीज़ें कहाँ से ली गई, किस देश से, तो अधिकतम चीज़ें अमेरिका से ही ली गई हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष क्या राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर या फिर JP कृपलानी। तो यहाँ पर सही जवाब किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद जाएंगे, और संविधान सभा का जनक किसे माना जाएगा, तो BR अम्बेडकर को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर कई बार हमने बताया जहाँ पर 10 लाख की आबादी हो, ठीक है, 10 लाख की आबादी होगी तो या उससे ऊपर की आबादी, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, नगर निगम पारित हो जाता है, ठीक है। तो क्या सरपंच कहोगे, महापौर, मेयर कहोगे, विधायक कहोगे, जिलाधीश कहोगे। तो उसको मेयर या महापौर कहा जाता है। सरपंच कौन होता है, तो सरपंच गांव का मुखिया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है, उसको किस में शामिल कर दिया गया, मौलिक अधिकार में, कानूनी अधिकार में, विधि कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब विविध या कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत ये किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत में मताधिकार यानी कि वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है। तो क्या 21 वर्ष है या 20 वर्ष या फिर 18 या फिर 25 वर्ष। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, सही जवाब जाएगा आपका 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष भारत में मताधिकार यानी कि वोट प्राप्त करने की, वोट देने की आयु 18 वर्ष की हो गई है, ठीक है। पहले क्या थी, पहले 21 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है।
तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा आपका? 45 जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी पैडागॉजी, ठीक है। एसएसटी की पैडागॉजी यहाँ से स्टार्ट होती है। पैडागॉजी शुरू करने से पहले जैसे कि हर बार हम हर पार्ट में आपको बताते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जिन विकल्प में वही विकल्प सबसे उचित होगा, बच्चा जिस विकल्प में खुद शामिल होगा सीखने में, ठीक है, वो सही होंगे। जिस विकल्प में बच्चे को कष्ट होगा यानी कि रटना, अधिक अभ्यास कराना और कंठस्थ कराना परीक्षा के लिए, मूल्यांकन के लिए, ठीक है, ये चीज़ें जहाँ पर होंगी वो आपका गलत होगा वो ऑप्शन हमेशा। जिसमें बच्चे को जो है बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो वो विकल्प हमेशा सही हो जाएगा। जैसे आपका रटना निगेटिव, परीक्षा पास करना निगेटिव। आलोचनात्मक चिंतन, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन होता है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो देखिए एनसीएफ 2005 हो चाहे एनईपी 2020, दोनों क्या कहता है कि क्या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या फिर परीक्षा केंद्रित? तो बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। अच्छा, टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एक सहगामी या सुगमकर्ता, यानी कि बच्चे को सिखाना, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना बच्चे के लिए सीखने के लिए कि बच्चे अपने प्रश्न को टीचर से पूछ सके, ठीक है, अपने अनुभव बता सके, अपने बातों को टीचर के मध्य कर सके और टीचर के साथ आसानी से सीख सके। तो ये जो शिक्षक की भूमिका होती है। और यहाँ पूछा था कैसे शिक्षा होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए। सेंट्रल में कौन होगा? बाल मतलब बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण को क्या महत्व है? जो क्षेत्र भ्रमण है तो क्या महत्व है, ठीक है। तो क्या मनोरंजन करना नहीं होता, समय बिताना नहीं होता, कक्षा से बचना नहीं होता, प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो जो कौन, जॉन डीवी या किलपैट्रिक या अरस्तु या सुकरात या फ्रोबेल? तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? 49 का हो जाएगा ए, यानी कि जॉन डीवी या किलपैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए? तो अभी जैसा कि हमने बताया एक क्वेश्चन पहले ही, तो क्या भयमुक्त और लोकतांत्रिक या सख्त और अनुशासित या केवल शांत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो केवल शांत नहीं होगा, सख्त अनुशासन नहीं होगा, भयमुक्त और लोकतांत्रिक इन्वायरमेंट बच्चे को देना होगा शिक्षक के द्वारा, जहाँ पर बच्चा अपने अनुभव बता सके, अपने प्रश्न पूछ सके, ठीक है। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निष्ठ, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो केवल अंकों पर होड़, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बच्चों को समग्र विकास का आकलन करना, तो हाँ, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का जो है आकलन करना होता है उद्देश्य मूल्यांकन का, ठीक है। बच्चे में डर पैदा करें, मेधावी छात्रों को पहचान करना नहीं, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्लोब का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ग्लोब का उपयोग क्यों करते हैं? क्या कक्षा को सजाने के लिए? नहीं। बच्चों को खेलने के लिए? नहीं। भार कम करने के लिए? नहीं। पृथ्वी के प्रतिरूप को समझना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में हम आगे कैसे बढ़ते हैं? यानी कि आगमन विधि होती है उसमें हम आगे कैसे बढ़ते हैं? क्या नियम से उदाहरण जाते हैं, उदाहरण से नियम जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं, फिर सरल से कठिन जाते हैं? तो इसमें नियम से उदाहरण नहीं जाएंगे। आगमन का मतलब पहले सरल फिर कठिन, यानी कि आप उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, ठीक है। किधर से किधर जाएंगे? उदाहरण से नियम की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है सामाजिक विज्ञान में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग कैसे होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक का प्रयोग? क्या एकमात्र संसाधन के रूप में? तो नहीं। रटने के रूप में? नहीं। सीखने के कई संसाधनों को एक रूप में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आप पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करता है शिक्षक, वो सीखने के कई संसाधनों में से एक रूप होती है पाठ्यपुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या लड़कियों को गुड़िया देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? तो नहीं। लड़कों को रोने से मना करना चाहिए? नहीं। ऐसे उदाहरण देना जो रूढ़िवादिता को तोड़ते हो, जैसे महिला पायलट हो और जो पुरुष हो वो घर के काम काज करे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वेक्षण विधि
किस विषय के लिए उपयोगी है? तो सर्वेक्षण विधि किस विषय के लिए उपयोगी है? क्या इतिहास के लिए, भूगोल के समुदाय को समझने के लिए, केवल नागरिक शास्त्र के लिए, या फिर कला के लिए? ठीक है, तो किसके लिए उपयोगी होगी सर्वेक्षण विधि? सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भूगोल और समुदाय को समझने के लिए। ठीक है, सर्वेक्षण विधि बी के साथ जाएगी, भूगोल और समुदाय को समझने के लिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो क्या व्याख्यान विधि होती है? तो व्याख्यान विधि कहीं पर सही नहीं होती है। कहानी कथा विधि यानी कि स्टोरी टेलिंग, या परियोजना विधि, या फिर प्रश्नोत्तर विधि? तो प्रश्नोत्तर भी विधि सही नहीं होगी, परियोजना विधि भी यहाँ पर उचित नहीं होगी। सबसे अच्छी विधि कहानी कथन विधि होगी। ठीक है, इतिहास पढ़ाते हैं जब, तो किसी कहानी से रिलेट करके पढ़ाइए, तो आपकी सबसे करेक्ट होगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान में किस बात पर जोर देता है? तो किस बात पर जोर देता है? एनईपी 2020 या एनसीएफ 2005? तो तथ्यों की याद कराने पर नहीं, समाज की समस्याओं का विश्लेषण करने, या परीक्षाओं में उच्च अंक लाने पर नहीं, परिभाषा रटने पर नहीं, समाज की समस्याओं को विश्लेषण करने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। यानी जौहर यहाँ पर कहीं बाल केंद्रित शिक्षा हो जाती है, बच्चे करके सीखना, तो ये सारे विकल्प सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या होती है? तो क्या होता है? बहुत तो कठिन प्रश्न लेने चाहिए? तो नहीं। केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेने चाहिए? नहीं। केवल वस्तुनिष्ठ? नहीं। वैधता और विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न पत्र में क्या होनी चाहिए? वैधता यानी वैलिडिटी हो, और विश्वसनीयता होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर होता कि बहुविकल्पीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न इत्यादि, तो जिसमें बहुविकल्पीय हो, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय हो, तो वो विकल्प वहाँ पर सही हो जाता। और उसमें प्रश्नों में क्या होना चाहिए? तो वैधता और विश्वसनीयता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? क्या शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से, खेलकूद से, राजनीति से, या अर्थशास्त्र से? तो यहाँ हो जाएगा आप शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से ब्लूम टैक्सोनॉमी संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये टोटल 60 प्रश्नों में से आपने कितने सही विकल्प चुने। ठीक है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट करिएगा। सही लगी है, खराब लगी, जो भी आपके अनुभव इस वीडियो में रहे हो वो चीज़ आप नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।